नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चुनावी साल में बीजेपी को झटका देते हुए दीपक जोशी आज मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान अपने साथ अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की तस्वीर थामे दीपक जोशी ने कांग्रेस प्रवेश किया। आखिर दीपक जोशी के कमल छोड़कर हाथ के साथ जाने पर क्या होने जा रहे हैं सियासी समीकरण, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी के लिए आज का दिन जोशी युग की समाप्ति का दिन था। जिस नेता ने मध्य प्रदेश में पार्टी को गढ़ने में अहम भूमिका निभाई, उसकी विरासत उसकी फोटो के साथ कांग्रेस में शामिल हो गई। पिता की ही तरह सादगी की राजनीति करने वाला बेटा दीपक इस तरह दुखी हुआ कि पार्टी छोड़ते ही बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे पर असरदार आरोप लगाकर सियासी खलबली पैदा कर दी। दीपक के निशाने पर शिवराज और सिर्फ शिवराज थे। जोशी ने कहा, शिवराज चौहान के कारण पत्नी को एम्बुलेंस नहीं मिली और इस वजह से उनकी मौत हुई। देवास कलेक्टर को शिवराज ने निर्देश दिए थे कि दीपक का फोन आए तो कोई भी बात नहीं करना, और अब दीपक ने शिवराज को बुधनी में हराने का दावा किया है। पिताजी पहला चुनाव लड़े थे, मेरी माता के गर्भ में, और उससे लेकर लगभग 40 साल वो एक ही सीट से विधानसभा का चुनाव जीतते रहे, और वो जो बागी जिससे वो चुनाव जीतते रहे वो अच्छी तरीके से जानते हैं। आज सरोवर भाई हमारे यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट वो सैयद साहिद अली, जिनको कि हमने मैदान में हराया था कांग्रेस के साथ मिलकर, वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बन सकती थी। और शिवराज जी हीरो थे, मैं हीरो हूँ। शिवराज जी पढ़ती थी उस कॉलेज में, रिकॉर्ड पता कर लो, मैं उस कॉलेज का अध्यक्ष था। अगर शिवराज सिंह चौहान से आप पूछोगे कि शिवराज जी आप जिस कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज का प्रेसिडेंट कौन था, तो शिवराज जी को कहना पड़ेगा दीपक जोशी। मैं शिवराज सिंह चौहान के पिच के बाप को जानता हूँ। कौन सी गेंद पे उसकी गिल्लियां बिखरेगी वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे मौका दे, मैं बुधनी के मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे इशारा भी कर दे तो मैं 2-4 दिन में वहां से तैयारी शुरू कर दूंगा। प्रदेश में सियासी सरगर्मी उफान पर है, क्योंकि चुनाव में 6 महीने बाकी हैं और ये सरगर्मी मौसम की मौजूदा उलटबासी की तरह है, जब गर्मी में बादल बरस रहे हैं और सावन का गुमा हो रहा हो। सियासी तौर पर सावन के झोंके मध्य प्रदेश कांग्रेस को महसूस हो सकते हैं, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी को इस वक्त ये मौसम नौतपा जैसा लग रहा होगा। समृद्ध राजनीतिक विरासत वाले दीपक जोशी का बीजेपी से कांग्रेस में आना सिर्फ घटना ही नहीं, बल्कि बीजेपी कैडर के बदलते माइंडसेट और उस हवा का असर है जो महसूस नहीं होती मगर चलती है। इसे बीजेपी के पुराने नेता रघुनंदन शर्मा ने शायद भांपा है। उन्होंने कहा भी है कि एक बार हवा बनती है तो मामला बिगड़ जाता है। पहले कुशाभाऊ ठाकरे या प्यारेलाल खंडेलवाल ऐसे व्यक्ति रहा करते थे जो अंतिम निर्णय लेते थे और अंतिम बात उनकी मानी जाती थी। उनका आदेश अंतिम आदेश होता था और वो त्वरित विचार करके और कार्यकर्ता के हृदय को सांत्वना मिले, वो संतुष्ट हो जाए, ऐसा प्रयत्न होता था। अब मैंने सुना है कि यहाँ 5-5 प्रभारी हैं इस प्रदेश में। अब 5 पतियों की द्रौपदी की जैसी दुर्दशा हुई वैसा हो रहा है। ये 5 प्रभारी भी कोई प्रभावशाली ढंग से संगठन चला रहे हों ऐसा दिखता नहीं है, और इसके कारण कहीं न कहीं संवादहीनता की स्थिति पैदा हो रही है। बीजेपी के संगठन में वैसे भी पोखरण विस्फोट और सुनामियों का इतिहास रहा है। जहां तक दीपक जोशी का मामला है तो बीजेपी कॉडर बेस पार्टी में रूठों को मनाने के प्रयासों की विफलता अजब बात है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के दीपकों को ढूंढकर वे शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली खलिश को दूर कर रहे हैं। बीजेपी को उसी के दांव से चित करने की कोशिश भी है।
हालांकि बीजेपी के तर्क कुछ उलट हैं। बीजेपी जोशी को कपूत ठहराने में जुट गई है। का 138 वर्षों का इतिहास है। हम अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते हैं। हम अपनी विरासत पर गर्व है। आज एक संस्कारवान परिवार का वारिस अपनी विरासत के साथ ये विरासत को मध्य प्रदेश के राजनीतिक संत, मैं खास करके कह रहा हूं राजनीतिक संत कैलाश जोशी जी की विरासत है, वो हमें उनका सम्मान करते हैं। देखो, ये दुर्भाग्यजनक है। दीपक जी का जो अस्तित्व था वो केवल माननीय कैलाश जी के पुत्र के नाते था, लेकिन अपने यहाँ शास्त्रों में पुत्र की भी 3 प्रकार की व्याख्या की गई है, पूत, कपूत और सपूत। अब आप लोग तय करो कि वे किस श्रेणी में आते हैं। वे जिस कमलनाथ की गोद में बैठे हैं उस कमलनाथ की जेल में यातनाएं दी गई पूज्य कैलाश जोशी जी को। उस इमरजेंसी जो लगाई गई थी उसका एक्सप्रेस समूह जो था उसके मुख्य किरदार थे कमलनाथ, जिसने तय किया कि देश में आपातकाल लगाना है और राष्ट्रभक्तों को जेल में ठूंसना है। जिनके पिता को यातनाएं दी गई, जेल में ठूंसा गया, जो उसका कारिंदा था, जो षड्यंत्रकारी था, उस कमलनाथ की गोद में अगर कोई बेटा जाके बैठ गया तो वो कौन से पुत्र की श्रेणी में आता है ये समाज तय करेगा। और दीपक जी को भी उनकी जमीन समझ में बहुत जल्दी आ जाएगी कि पिता के अलावा उनका अस्तित्व कितना है। लगातार विश्लेषक ये मानते हैं कि कांग्रेस का ये सोचना कि जनता ने उसके लिए अरेरा हिल्स और श्यामला हिल्स तक रेड कारपेट बिछा रखा है, तो ये जल्दबाजी होगी। जोशी उसकी पूंजी हो सकते हैं, लेकिन वे बीजेपी के बेहद सारे दीपकों से खुद को रोशन करने की जुगत में खुद का वैसा हाल न करने जैसा बीजेपी को ज्योतिर्मय करने से हो रहा है या होने की आशंका है। तो विस्तार से ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जिसके जरिए आप ये समझ ही गए होंगे कि दीपक जोशी ने जब से कांग्रेस ज्वाइन करने का ऐलान किया था और आज जब कांग्रेस उन्होंने आधिकारिक तौर पर ज्वाइन कर ली, तब तक क्या क्या हुआ है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश लाइव में, और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू करा दें। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हृदय किरार जी जुड़ चुके हैं। हृदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता इंजीनियर सत्येंद्र जैन हमारे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव डिबेट में। वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी भी हमारे साथ जुड़े। संजय सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से एक घटनाक्रम चल रहा था मध्य प्रदेश में सत्येंद्र जी, और आज जाकर वो पूरा हो गया जब औपचारिक तौर पर दीपक जोशी ने कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कर ली। क्या वजह आप मानते हैं कि पार्टी का एक ऐसा नेता जिसकी एक विरासत पार्टी से चली आ रही है, पार्टी से एकाएक वो अलग हो जाता है? जब पार्टी में रहता है तब भी उसकी नाराजगी कई बार सामने आई, और आज तो मंच पर ही उन्होंने कह दिया कि सम्मान पिताजी को नहीं मिल पाया। साथ ही साथ बहुत सारी बातें उन्होंने मंच पर कही, और जिस पार्टी से वो बिलोंग करते थे, जिस पार्टी का नेतृत्व वो कर रहे थे, उनके ही खिलाफ कुछ ऐसी बातें भी वो बोल गए जो कि अब कांग्रेस के लिए चुनावी मुद्दा भी बन सकती है। सत्येंद्र जी, देखिए अमित जी, यह राजनीति है। राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति जो है, आप देखिए कहीं ना कहीं किसी दूसरे दल में जाता रहता है, और इसको मैं उसी प्रकार से लेता हूं जी। अब आप किसी भी राजनेता की बात करें जी, तो ये राजनेता आप देखिए एडीआर की रिपोर्ट क्या करती है जी। एडीआर कोई भारतीय जनता पार्टी की संस्था नहीं है, उसको एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात करें जी, तो वह एक संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है जी। वह उसकी एनालिसिस की आप रिपोर्ट देखिए, तो आज 2013 के बाद से 2013 से लेकर के आज 23-10 मतलब 8-9-10 साल हो गए। 10 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे तो कांग्रेस का जो ब्रिटलनेस बताएंगे वो कि कांग्रेस के चुने हुए सांसद 200 से ज्यादा और करीब करीब 2000 बड़े बड़े नेता पूरे भारत भर में मध्य प्रदेश ने कांग्रेस छोड़ के चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है ये जा रहे हैं कांग्रेस के अंदर भगदड़ है। भारतीय जनता पार्टी में अगर 2-4 लोग देखिए हर जगह होते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी दल से, अभी कांग्रेस से भी हमारे यहाँ काफी लोग आए, अभी और भी आएंगे। अच्छा, तो ये सब पार्टी जो इलेक्शन टाइम रहता है उसमें कई लोग आते हैं और जो उसमें से कुछ लोग चले जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा, आज का जो आप घटनाक्रम कह रहे हैं, तो हमारे जैसे माननीय प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पाराशर जी ने कहा कि
जो कमलनाथ जो कांग्रेस जिसने की लोकतंत्र की हत्या की थी और उसमें कमलनाथ जी अगवा थे, उस समय माननीय कैलाश जोशी जी को जेल भी जाना पड़ा था। तो उस कांग्रेस में शामिल होना क्या बाध्य, मतलब ये उचित नहीं लग रहा। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया, वो तो समझ में आता है। अगर 13-14 बार उनके परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, माननीय कैलाश जोशी जी राजनीति के संत भारतीय जनता पार्टी के में रहे, हमने उनका अमृत महोत्सव भी मनाया था, 75वें वर्ष जब था उनका जीवन काल का जन्मदिन बनाया था, अमृत वर्ष के रूप में अमृत महोत्सव मनाया। और आप देखिए वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और दीपक जी भी विधायक रहे और फिर मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसा 13-14 बार उनकी पार्टी को, परिवार को, उनको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पुरस्कृत किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बताऊं आपको, इन सब के बाद भी मैं यही कहूंगा कि जो हमारे पुराणों में कहा गया है कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, या एक आपने सुना होगा कि मेरा मन आनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी पुनः जहाज पर आवे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। और भारतीय जनता पार्टी, मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी यह वो पार्टी है, उस प्रकार का जहाज है। आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और मुझे ऐसा कई बार पहले इतिहास में आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके चले गए, लेकिन उनका मन कहीं और सुख नहीं पा पाया, उनको वहां आनंद नहीं आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को लेकर चलने वाला दल है, राष्ट्र की विचारधारा, राष्ट्र की आत्मा को लेकर के चलता है। तो अब वहां से फिर वापस पलायन करके लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भरा पड़ा है, आप देखिएगा। और पिछले चुनाव में भी जब हुआ था 2018 का, उस समय भी कई लोग गए थे, कई नेतागण गए थे और वे पुनः भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और कांग्रेस की स्थिति मैंने आपको बताई, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने बताया कि हजारों नेता, बड़े स्तर के नेता, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता तक भी कांग्रेस छोड़ करके दूसरे दलों में गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में आए। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर समाहित होकर वो काम भी कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि यह जो है ये प्रक्रिया है और इसमें जनता मूल्यांकन करती है और जनता के द्वारा ही पता चलेगा कि कौन योग्य रहता है। चलिए कांग्रेस से जवाब भी ले लेते हैं। हृदय जी, आपने विस्तार से इंजीनियर सत्येंद्र जैन जी की बातों को सुना। उनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीति में एक प्रक्रिया है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जहां तक दीपक जोशी जी की बात है, काफी वक्त से उनकी एक विरासत चली आ रही थी भारतीय जनता पार्टी से। ये बिल्कुल सबके सामने कि पार्टी ने कई महत्वपूर्ण पदों पर उनके पिताजी को भी मौका दिया, दीपक जोशी जी को भी मौका दिया। फिर क्या वजह आप मानते हैं कि इतना बड़ा फैसला दीपक जोशी जी को लेना पड़ा? सभी दर्शकों को मैं ना कांग्रेस पार्टी की ओर से सबको नमस्कार। निश्चित ही जैसे है ना सत्येंद्र जी जो बात कह रहे हैं जी, कि ऐसा व्यक्ति जी जो राजनीति नहीं सामाजिक मूल्यों पे काम करता था जी, जिसने भारतीय जनता पार्टी में अपना तन मन धन सब पूरा बलिदान दिया, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं, राजनीति का संत कहलाता था जी। ऐसे व्यक्ति का परिवार के साथ जी, जो उनके बेटे ने आज जो कहा वो सबने सुना जी, कि कैसे कोरोना काल में उनकी ना पत्नी को ना इलाज ना मिला, कैसे उनके पिताजी को है ना स्मारक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जगह नहीं दी, कैसे कमलनाथ जी ने उनको है ना 3 मिनट के अंदर उनको स्मारक के लिए जगह दी। उनकी जो पीड़ा है वो आज उनके चेहरे पे साफ झलकती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की देखिए जो बोल रहे हैं ना विश्व की नंबर 1 पार्टी, देखिए नो स्टेट में सरकार बनाने से कोई वर्ल्ड के नहीं बन जाता। इनकी स्थिति जो पता है, अब इनका जहाज डूब रहा है, इनके चेहरे से साफ झलक रहा है कि उनकी अब जो पीड़ा है वो झलक रही है। भारतीय जनता पार्टी का वो जो प्याला है वो झलक चुका है। जिस ढंग से तोड़ मोड़ की जो सरकार बनाई है, इनके जो बड़े नेताओं की स्थिति देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई, जो इन्होंने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त सरकार, अब कांग्रेस मुक्त नहीं भाजपा मुक्त सरकार बन रही है, भाजपा मुक्त प्रदेश बन रहा है। और राजनीतिक जो पौधा है, राजनीतिक जो लोग हैं, किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी में जिसने चीज के पौधा लगाया था, आज उनकी स्थिति आप देख लीजिए। ये उनकी पीड़ा झलक रही है और इनका जो खरीद फरोख्त के जो सरकार बनाई थी, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। पब्लिक और आम जन और इनके नेता लोग खुद मान चुके हैं। जैसे आपके सीनियर लीडर रघुनंदन शर्मा जी, इतने महान बड़े आदमी है, सत्यनारायण सत्तन जी जो ना अपने बात को कह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी जो कह रहे हैं कि अपने को एनालिसिस की जरूरत है। 5 संगठनों के होने के बावजूद उसकी स्थिति ये हो गई है। अब इनके बस वो गलते ना अपने गलते बन रहा है। कमलनाथ जी, हमारे कमलनाथ जी जो है एक बड़े लीडर है, इनने बताया आऊंगा सत्येंद्र जी आपके पास फिर आऊंगा जी।
संत को है ना जो जगह दी, स्मारक दिया, वो हर कोई नहीं दे सकता। ये कमलनाथ जी का ही विचार है, कमलनाथ जी की सोच है। आने वाले समय में भारतीय पब्लिक और आम जन इनको बताएगा कि अब इनका क्या कहना है। सरकार बदल रही है, समय बदल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गति शुरू हो गई। बिल्कुल। संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति को आपने शुरुआत से ही काफी करीब से देखा है, आज जब दीपक जोशी जी कमलनाथ के साथ थे मंच पर, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। आत्मसम्मान की बात भी उन्होंने कही, अपने पिताजी के सम्मान की बात भी उन्होंने मंच पर रखी। क्या वजह आप मानते हैं कि ये मनोव्यथा थी या फिर महत्वाकांक्षा थी? जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही कि सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और उसे पूरा नहीं किया जा सकता, तो क्या महत्वाकांक्षाओं के चलते फैसला लिया होगा या फिर कोई ऐसी व्यथा होगी जिसे व्यक्त तो कर रहे थे लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था, इस वजह से कड़ा निर्णय दीपक जोशी ने लिया? देखिए, ये राजनीति का ये शाह पक्ष है। जब चुनाव आता है तो चुनाव में तो सारी बातें इस तरह की अदल बदल की और आरोप प्रत्यारोप की होती ही हैं। मगर मेरा इसमें ये कहना है कि दीपक जोशी अगर कैलाश जोशी के पुत्र ना होते तो इतना तमाशा ना होता, इतना बड़ी बात नहीं होती और कांग्रेस को इस बात का कोई विशेष फायदा नहीं होता। लेकिन आज जो कांग्रेस को फायदा हुआ है, इसका नतीजा है कि कांग्रेस इसलिए गदगद है अंतर मन से कि वो ये देख रही है कि कैलाश जोशी संत, पितृपुरुष, उनके बेटा जो सुचिता की राजनीति कर रहे थे, पूर्व मंत्री रहे, वरिष्ठ नेता रहे, उनका कांग्रेस में आना, ये एक तरह से मैसेज की जो बात है, सबसे बड़ी बात है। दीपक जोशी का आना या कोई फायदा हो जाना, ये बहुत बड़ी बात हो नहीं हो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दीपक जोशी का जो प्रदेश और देश में जो मैसेज गया है, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कैलाश जोशी के पुत्र का जाना एक अलग तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है। उसके कारण आप देख लीजिए कि दीपक जोशी के कारण रघुनंदन शर्मा जी ने भाजपा के खिलाफ बात की, सत्यनारायण सत्तन ने बात की, गवर सिंह शेखावत ने बात की, कैलाश विजयवर्गीय ने बात की, और अभी बहुत बड़ी फहरिस्त है जो हर पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में बैठे हैं। और उसका एक कारण और है कि सिंधिया जी का भाजपा में आना, उनके समर्थकों का सवार होना पार्टी में, ये कहीं न कहीं जिस दिन से ये हुआ है उस दिन से विरोधाभास के स्वर धीरे धीरे बलवती होते जा रहे हैं, पनपते जा रहे हैं। और ये संगठन और सरकार के पास भी जा रहे हैं। लेकिन सरकार की मजबूरी है कि आज सरकार सिंधिया जी की वजह से आई है, उनके लोगों की वजह से आई है, तो सरकार कुछ कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, जबकि सरकार के पास सारी रिपोर्टें हैं। आपको याद होगा कि लगातार अभी मंत्रियों के खिलाफ बातें आ रही हैं, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, किसी के लड़की के आरोप लगाए किसी मंत्री पे, किसी के ऊपर बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं देना है। एक मामला और हुआ था कि प्रभात झा ने किसी मंत्री को कहा और उनके पीए ने उनसे, संघ के पुराने वरिष्ठ नेता थे, उनसे पैसे मांग लिए। फिर उन्होंने आगे प्रभात जी से कहा तो वो अलग माहौल बना। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। ये भ्रष्टाचार के मामले में तो बहुत लोग कह चुके हैं, लेकिन दीपक जोशी का कहना एक अलग बात है। और वो जिस तरह की लाइन खींची है उनने, वो लाइन कई लोगों को चुभ रही है। जो वरिष्ठ लोग हैं वो कई लोगों को चुभ रही है कि वाकई ऐसा उनके साथ भी कहीं ना कहीं हुआ है। तो अब धीरे धीरे मुखर होते जा रहे हैं जो मूल कार्यकर्ता है भाजपा का, जो संघ पृष्ठभूमि का है, जो वरिष्ठ है, जो विभिन्न पदों पे रहा है या जिन्होंने भाजपा को सींचा है। आज वो उस दिशा दशा को, जो माहौल बदल रहा है पीढ़ी परिवर्तन के दौर में, उसके कारण संगठन का स्तर जो गिरा है, संगठन ने जो पूछ परख छोड़ी है, उसके कारण जो भाजपा के खिलाफ माहौल लोगों के बीच में बनते जा रहा है, वो बहुत कष्टकारी है। और आज आप देखिए कि दीपक जोशी के जरिए जो शिवराज के दुश्मन थे उन्होंने शिवराज पे तीर चला दिए, जो बीडी शर्मा के दुश्मन थे उन्होंने बीडी शर्मा पे चला दिए। ऐसे सब अब तीर आर पार हो रहे हैं और अब तीर विरोध के तेज होते जा रहे हैं। और आप देखिए कि बहुत जल्दी अभी एक और आपने आज सुना ही है, पढ़े देखा ही होगा कि एक और पूर्व विधायक, शेवड़ा के विधायक वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो दो भाजपा के पूर्व विधायक राधेलाल बघेल भी ज्वाइन कर चुके हैं। जी। तो ये एक मैसेज है और मुझे लगता है कि दीपक जोशी
जोशी का मामला होगा तक नहीं माने और आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं गहरा आघात है दीपक जोशी के मन में, क्योंकि दीपक जोशी को मैं बहुत करीब से जानता हूं कि बहुत लाग लपेट की बात, झूठ फरेब की बात वो नहीं करते हैं। उनकी राजनीति कहीं ना कहीं कैलाश जोशी से बहुत हद तक पिता के नाते भी और उस तरह की राजनीति मेल खाती है। और आज जो मतलब लोग कयास लगा रहे थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि अभी देखते जाइए, अभी ज्वाइन थोड़ी किया है, ज्वाइन कभी नहीं करेंगे वो, कांग्रेस यही बात कही जा रही थी जी। और आज सुबह तक जब मेरी लोगों से बात हुई भाजपा के नेताओं से, तो उन्होंने कहा अभी आप देखते जाइए, वो ज्वाइन नहीं करेंगे जी। तो मैं समझा कि आखिरी तक बीजेपी को उम्मीद थी कि एक जो औपचारिक ऐलान होना बाकी था उसके पहले भी कोई संभावना है कि निर्णय बदल जाएगा, लेकिन सत्येंद्र जी, ताज्जुब की बात है, निर्णय बदला नहीं दीपक जोशी ने। और खासकर आज उन्होंने ये तक कहा कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है और अब पार्टी में स्थिति ये है, जो उनका बयान है, ऑन रिकॉर्ड जो बयान है, कि कोई भी कार्यकर्ता अब आला स्तर के नेताओं से मुलाकात नहीं कर पाता जैसा कि पहले की भाजपा में होता था। उन्होंने ये भी कहा कि आज पार्टी को एक हाईटेक पार्टी के साथ एक ऐसी पार्टी का लेवल दे दिया गया है जिसमें सामान्य कार्यकर्ता ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। तो क्या आप मानते हैं कि अब पार्टी में विचार करने की जरूरत है जब कोई बड़ा नेता इस तरह का आरोप लगा रहा है? नहीं अमित जी, देखिए मैं बता दूं आपको जी, ऐसा नहीं है। अब ये कोई भी नेता अब जैसे दूसरे दल में चला जाता है, कोई भी नेता हो, तो वो ऑब्वियसली किसी भी उस पहले जिस दल में था, मातृ दल में, उसकी बुराई करता है। आप कभी किसी की प्रशंसा किसी के मुंह से भी नहीं सुन सकते। और जिस प्रकार से अब मैं तो यही कहूंगा इस बात में कि आपने भी देखा, माननीय तुलसीदास जी ने भी कहा, हमारे पुराणों में कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धे, या जाको प्रभु दारुण दुग्धे ताकि मति पहले कोई भी नेतागण लगाते हैं कि शीर्ष नेतृत्व से नहीं मिल पाते, तो ऐसा नहीं है, सभी लोग मिलते हैं। अभी मतलब लगातार मिलते हैं। आज भी हमारे हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी थे, उनसे लोग मिल रहे थे, कार्यकर्तागण मिल रहे थे, नेतागण तो मिलते ही मिलते हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी सबके लिए सर्वस्पर्शी हैं, सर्व सुलभ हैं। कभी भी आप चले जाइए, एक फोन कॉल पर या उनसे जाकर के बात होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, मैंने आपको बताया ना, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो जो संस्था है, अब देखिए उसने जो डेटा दिया, सुनील जाखड़ पंजाब के इतने बड़े नेता क्यों भारतीय जनता पार्टी में आ गए? क्यों कांग्रेस के हार्दिक पटेल गुजरात के उपाध्यक्ष रहे, आज भारतीय जनता पार्टी में आए? क्यों कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस के तारणहार हुआ करते थे, आपने देखा होगा, लेकिन कांग्रेस के तारणहार कपिल सिब्बल वो कहां चले गए? क्यों जाना पड़ा? कांग्रेस के विचारणीय प्रश्न है, लेकिन कांग्रेस जो है ना, सिर्फ और सिर्फ आज भी एक ही मंत्र पढ़ती है, और वह मंत्र, इसके कारण से कांग्रेस पीछे हो जाती है। कांग्रेस का विनाश चल रहा है। क्यों चल रहा है वो मंत्र मैं बता दूं आपको। कांग्रेस ने सिर्फ एक ही मंत्र जपा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु भगिनी जीजाजी त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ नेहरू परिवार, सोनिया राहुल जी, उनको ही अपना परिवार, माता पिता। तो मैं बता रहा हूँ कि यह अगर कांग्रेस इस मंत्र को हटा दे, आज भी देखिए खड़गे जी कहते हैं कि मैं तो बकरा हूं कांग्रेस के अंदर, जिस प्रकार मध्य प्रदेश जी हृदय जी आपकी बात रखें जी, हृदय जी तो मुहर्रम पर नाचेगा। चलिए सत्येंद्र जी, मैं फिर आपको रोकूंगा, हृदय जी का समय, हृदय जी आपकी बात पूरी करें। कांग्रेस की ऐसी दुर्गति हुई। अरे सत्येंद्र जी, बात मुद्दे पे आइएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थिति आप लोगों ने जी, अरे मुद्दे पे ही हूँ। ये इस वक्त जो आपने किया है, देखिए आपने जो देखिए आज जो दीपक जोशी ने एक शब्द, आप उसको ध्यान दीजिएगा। ये अरे सिंधिया जी, निकाल लोगों को आप बात कर रहे हो, जो खरीद के लोगों को पैसे लेके जिनने किया है। देखिए, कैलाश जोशी के ऊपर पैसे, दीपक जोशी ने ये तो नहीं कहा कि मेरे को कोई पद चाहिए या पैसे चाहिए। आप लोगों ने जो गंदगी इकट्ठी की है, जो गालियां बकने लगते हो, जैसे ही आपके लोगों को खरीदता जाता है उसको आप गालियां बकने लगते हैं। बिकाऊ हो गए, दिग्विजय सिंह जी आकर के गालियां रखते हैं, कमलनाथ जी आते हैं, जब रहते हैं, जब कहते हैं हटो हटो चलो चलो। वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया था। आपको जो लग रहा है, आपने इसी प्रकार से अभी तक हमारे नेताओं ने किसी ने नहीं कहा
हमने अवसरवादिता के कारण गए और अवसरवादिता साथ साथ हर राजनेताओं के अंदर रहती है। और कांग्रेस को सोचने की बात है हृदय जी, कांग्रेस को सोचने की बात है कि कांग्रेस के 2000 नेता क्यों चले गए। कांग्रेस टूट गई, क्षणभंगुर हो गई। नाभिकीय विखंडन तो देर से होता है, परमाणु देर से टूटता है नाभिकीय विखंडन में, लेकिन कांग्रेस को छत विक्षत हो गई है, टुकड़े टुकड़े हो गए कांग्रेस के। चलिए कांग्रेस संजय जी का हम लोग कर लेते हैं एक बार फिर से। वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कोई भी बात गलत नहीं कही, उन्होंने सही कहा कि हमें समीक्षा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर समीक्षा करती है और उसके कारण ही आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आप बताइए कांग्रेस की क्या दुर्गति हो गई गुजरात में? 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिल गई? आप 56 इंची का सीना कहते हैं, कांग्रेस 56 इंची का सीना कह के हमको उलाहना देती है। आज हमारे गुजरात में 156 इंच का सीना कर दिया वहां की जनता ने, इतने वोट दिए और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता पुनः आशीर्वाद देगी। और संजय जी जिस तरह से दीपक जोशी ने एक बड़ी बात यहां पर यह भी कही है कि मैंने कांग्रेस से पार्टी ज्वाइन करने के दौरान तक कभी टिकट की कोई मांग नहीं की, न ही किसी पद की मांग की है, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो बुधनी से जरूर मैं सीएम शिवराज को टक्कर देना चाहूंगा क्योंकि मैं उनके लूप होल्स जानता हूं। तो क्या आपको लगता है कि अब जब कांग्रेस में आ चुके हैं दीपक जोशी तो किसी तरह की चुनौती भाजपा के लिए साबित हो सकते हैं? देखिए, इस पे दो बातें हैं जी। एक बात तो है कि जो मन उनका खिन्न था और उन्होंने सरकार से, संगठन से, उनका कहना है मैं 15 बार प्रदेश अध्यक्ष से मिला, 6 बार शिवराज से मिला और मेरे को कोई आश्वासन नहीं मिला। बीडी शर्मा कहते थे कि मैंने बात कर ली शिवराज जी से, शिवराज जी कहते थे हो जाएगा, हो तो कुछ नहीं रहा, तो वो नाराजगी थी, वो विषय एक अलग है। लेकिन इस पे दो बातें हैं कि एक कि वो नाराजगी के कारण ज्वाइन किया, दूसरी बात दीपक जोशी जिस परंपरावादी परिवार से आते हैं, जिस पितृ पुरुष के वो बेटे हैं, उसके नाते भी और उनका पूर्व मंत्री रहना उसके कारण भी उनको एक बड़ा राजनीतिक परिदृश्य दिखाने के लिए भी उन्होंने डायरेक्ट शिवराज के साथ चुनाव लड़ने की बात कही, क्योंकि संगठन हो सकता है शिवराज से चुनाव ना लड़ाए तो उनको हाथ पिपलिया दे दे कि साहब वहां मत लड़िए, यहीं लड़िए, क्योंकि दीपक जोशी का 230 विधानसभा में भी चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन उनका ना जमीन वहां है, ना उनके लोग हैं, ना वहां समर्थक है, तो बुधनी में चुनाव लड़के करेंगे क्या? वो इतने बड़े मतलब कद के, शिवराज के बराबर कद के नेता नहीं है कि वो चुनाव उनसे लड़ने और एक अच्छा माहौल उनको मिल जाए। तो एक तो वो, और उनने अपनी छवि शिवराज के बराबर या शिवराज से ऊपर दिखाने की कोशिश की। आपको याद होगा कि उन्होंने ये कहा भी था प्रेस से बात करते हुए कि जिस कॉलेज में शिवराज पढ़ते थे वहां का मैं अध्यक्ष था, अगर शिवराज से कोई पूछेगा कि आपका अध्यक्ष कौन था तो वो बताएंगे कि हाँ कॉलेज के प्रेसिडेंट दीपक जोशी थे। तो इससे उन्होंने अपनी लाइन बड़ी की है। उन्होंने कांग्रेस को ये दिखाने की कोशिश की है कि मैं बड़ा लीडर हूँ, छोटा मोटा लीडर नहीं हूँ, और मैं आया हूँ तो किसी उद्देश्य से आया हूँ। वो उद्देश्य एक तरह से चुनाव का उन्होंने दिखा भी दिया है। दूसरा वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव या कोई शर्त के कारण में कांग्रेस में नहीं आया हूँ, तो उसके पीछे जब बातें निकल के आती तो समीक्षा ये होती है कि उनने एक अपना बड़ा कद प्रस्तुत किया है कांग्रेस के सामने, और उनका एक इशारा भी है कि मुझे छोटा ना समझा जाए, मैं बड़ा नेता का बेटा हूं, मैं भी बड़ा नेता हूं। तो ये सारे जो पॉइंट हैं इसके पीछे ये तर्क है। और साथ में उन्होंने भाजपा को भी ये दिखाने की कोशिश की कि अभी तक आपने मुझे हल्के में लिया, मैं इतना बड़ा लीडर हूं कि मैं शिवराज को हरा के कांग्रेस की सीट दिला सकता हूं। ये उन्होंने आज भी मैसेज किया और पिछले 4 दिन से वो लगातार मीडिया से यही कह रहे थे कि शिवराज के खिलाफ मुझे लड़ाएं तो लड़ूंगा, नहीं तो मैं कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन आज जब मेरी वर्तमान विधायक मनोज चौधरी से बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो अपने पहले कर्म क्षेत्र में चुनाव लड़ने, शिवराज तो बहुत बड़े नेता हैं, उनके सामने तो वो कुछ भी नहीं है, उनसे क्या चुनाव लड़ते हैं, पहले मेरे से चुनाव लड़के दिखाएं और जीत के दिखाएं, फिर मैं उनको मानूंगा। तो एक तरह से अब चुनौतियां उनके सामने बहुत सारी हैं, पुरानी बीजेपी की, पुराने विधायकों की, और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके जो उनको काम करना है, आगे चुनाव लड़ना है, तो हर जगह
अलग प्रत्याशी के दावेदार हैं, अलग लोग हैं, उनसे भी उनको मुकाबला करना है। भाजपा के भी जो उनके पुराने लोग हैं उनसे भी उनको मुकाबला करना है। ऐसे सारे समीकरण देखे जाए तो लब्बो-लुबाब यही है कि मैसेज देने में कांग्रेस कामयाब हुई है, क्योंकि ये जो मैसेज है, एक तो वो ब्राह्मण चेहरा है, तो मालवा में ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस के पास कोई था नहीं, मालवा के पूरे बेल्ट में। एक दूसरी बात कि जो पूरे प्रदेश में मैसेज गया कि कैलाश जोशी के बेटे ने छोड़ दी, यानी शिवराज या बीडी शर्मा या प्रदेश संगठन या बीजेपी आखिर ऐसा भी करती है क्या? और उन्होंने जो आज कहा वो बड़ा संदेश है कि उनकी पत्नी जब कोरोना से पीड़ित थी तो उनको एम्बुलेंस नहीं दी गई। शिवराज ने मना कर दिया कलेक्टर को कि आखिर ये आप उनकी बात ना सुनी जाए। तो ये मुझे मार्मिक जो लाइन है, ये लाइन खींच दी है दीपक जोशी ने, जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में एक मैसेज चाके कहीं ना कहीं एक लाइन खींच दी है। एक उद्देश्य भी उनका है, लेकिन वो वक्त के साथ और भी सारगर्भित होता जाएगा। समझ में आएगा कि आखिर किस ध्येय के साथ उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और क्या पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें देती है आने वाले चुनाव में। फिलहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।